नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है, यदि इस देश में मोदी जी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो वो कौन व्यक्ति हो सकता है? आप अपना उत्तर यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मगर उत्तर देने से पहले आप इस रिपोर्ट को आज अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर करना है। उत्तर प्रदेश में CAA NRC के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद जो वसूली की कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की गई, उसे योगी मॉडल के नाम से चर्चा मिली। दंगाइयों से निपटने के इस मॉडल की चर्चा देश में तो हुई, साथ ही साथ विदेशों तक इसकी चर्चा होने लगी थी। पिछले दिनों कर्नाटक राज्य की IT सिटी बेंगलुरु में हुई दंगों के बाद भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसी मॉडल को अपनाया। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ भी दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की गई। कर्नाटक में सरकार ने योगी मॉडल की तरह वसूली की थी और सरकार ने बेंगलुरु दंगों को सुनियोजित साजिश बताते हुए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके जाने का दावा किया था। शहर के पुलकेशी नगर इलाके को जला दिया गया था और 2 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। हिंसा के बाद दंगों के आरोप में 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दंगाइयों के पास से पाई का हिसाब लेने के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा था कि दंगों के दोषियों की संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाए। कर्नाटक सरकार के इस फैसले की जड़ में उत्तर प्रदेश सरकार का योगी मॉडल ही था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी और ये न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा इस मॉडल ने पाई। इसी के तहत वाशिंगटन दंगों में भी योगी मॉडल की चर्चा हुई। यूपी में दंगाइयों से वसूली की मुनादी वाले पोस्टर चौराहों पर लगाए गए थे। इसके बाद अमेरिका में भी हुए दंगे में वाशिंगटन में दंगाइयों के पोस्टर लगे। वहां भी दंगाइयों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही तर्ज पर दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए गए थे। दंगारोधी योगी मॉडल देश का पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण यूपी में अब बन गया है। जी हाँ, देश का पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण यूपी में संपत्ति जलाओगे तो घर बेचकर चुकाओगे, इस तर्ज पर बनाया गया है। अब ये क्या है मॉडल, उसको समझ लीजिए। साल 2019 में दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजधानी लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शनों का दौर चला। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के साथ झड़प के दौरान पुलिस चौकी समेत कई बसों और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। सार्वजनिक संपत्ति का इतना नुकसान होने के बाद CM योगी के आदेश पर CCTV के जरिए उपद्रवियों की पहचान हुई और नुकसान का आकलन करने के बाद उन्हें रिकवरी नोटिस भेज दिया गया। इनकी पहचान के लिए लखनऊ के बड़े चौराहों पर उपद्रवियों के पोस्टर भी चिपकाए गए थे। मामले में रिकवरी की कार्रवाई भी जारी की गई थी और ये अभी तक जारी है और लगातार वसूली की जा रही है। यानी कि योगी जो हैं वो दंगाइयों से एक पाई तक वसूलने के मूड में है और ऐसे वसूले गए पैसे से न केवल क्षति की पूर्ति की जा रही है, बल्कि ऐसे लोगों को जिन्होंने क्षति पहुंचाई राज्य को या सरकारी संपत्ति को, उनको भी सजा भी दी जा रही है। यानी उनसे एक तरफ तो उनसे संपत्ति के लिए धन वसूला जा रहा है, जो इस धन को देने में समर्थ नहीं है या जो पेनल्टी देने में समर्थ नहीं है, उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। ऐसा अब से पहले कभी नहीं हुआ था। आपने पहले कई बार सुना होगा कि किसी भी आरक्षण के मुद्दे पर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जाम लगाने के बाद सड़क पर आग लगा दी, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा दी और ये कर दिया, और इस तरह के बहुत सारे जो उपद्रव जो हैं पहले इस देश में होते रहे हैं और भीड़ के नाम पर सज़ा किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये सब बदल चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया है और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप नुकसान करोगे तो उस नुकसान की भरपाई केवल और केवल आप ही करोगे, आपसे वसूला जाएगा एक रुपया भी। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दंगारोधी मॉडल प्रदेश ही नहीं, देश के कुछ और राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी अपनाया गया है। अब इस मॉडल को कानूनी दर्जा देते हुए सरकार ने राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां इस तरह के अधिकरण का गठन किया जा चुका है। इस अधिकरण में वे लोग क्लेम कर सकेंगे जिनकी संपत्ति को दंगे या किसी जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचाया गया हो। दोस्तों, आपको याद होगा CAA विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में उपद्रवियों ने क्या हालत की थी, और इनको उपद्रवी नहीं, एक तरह से आतंकवादी कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो दहशत का माहौल 3-4 दिन तक बना के रखा था, उससे साफ था कि ये एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया था। क्योंकि उसी समय पर
अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे वो देश में आए हुए थे और देश की राजधानी में थे, और पूरी दुनिया का मीडिया उस समय भारत में मौजूद था और इन दंगों की आग को पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम प्रायोजित था। लेकिन अब इसी तर्ज पर योगी जी ने तो यूपी में एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया है कि अब यूपी में तो दंगे होने लगभग नामुमकिन है, और अगर कभी हो भी जाते हैं तो उससे हुए नुकसान की भरपाई वही दंगाई करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अधिकरण की खास बात यह है कि दंगाइयों और उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत भी अधिकरण में ही देना होगा। यूपी सरकार सीएए विरोधी आंदोलन के बाद अध्यादेश लाई थी और उससे संबंधित लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 बनाई गई थी। इसी नियमावली के तहत 2 दावा अधिकरणों का गठन किया गया है। इनमें से एक अधिकरण लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा, यानी यहाँ आप में एक सिविल कोर्ट जितनी शक्ति अपने पास रखता होगा ये अधिकरण। अब जानिए कि ये कार्यक्षेत्र कौन कौन से होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि लखनऊ के कार्यक्षेत्र में लखनऊ मंडल के अलावा झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, अयोध्या, देवी पाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल मंडल शामिल होंगे। जबकि मेरठ दावा अधिकरण के अधीन मेरठ मंडल के अलावा सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल क्षेत्र के भी क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इनकी दावा याचिकाएं भी यहीं स्वीकार की जाएंगी। इसके अंतर्गत क्लेम का प्रोसेस कैसे होगा वो भी जानिए। किसी को क्षतिपूर्ति पाने के लिए क्लेम करना है तो नुकसान पहुंचाने की तारीख से 3 माह के अंदर ही दावा करना होगा। अधिकरण को आवेदन में 30 दिन के विलंब को माफ करने की छूट होगी। इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष की रिपोर्ट लगानी होगी जिसमें नुकसान का आकलन होगा। यानी कि एक तरह से योगी जी ने दंगाइयों की नाक में नकेल डाल दी है। अब कभी अगर कोई दंगाई ऐसा करने की सोचेगा भी तो उसे पहले उस नुकसान के बारे में सोचना होगा जो उसे भरना पड़ सकता है। नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदेश भर में हिंसा में शामिल होने के सबूतों के बाद डीजीपी मुख्यालय ने पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश गृह मंत्रालय विभाग को भेजी थी। डीजीपी मुख्यालय ने अपनी सिफारिश में पीएफआई के बारे में भी लिखा था कि इसमें इस्लामिक स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के ज़्यादातर सदस्य जुड़े हुए हैं। इन संगठनों के लोगों के पास से पूरे राज्य में आपत्तिजनक साहित्य सामग्री बरामद की गई थी और पीएफआई का पूरा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और यह एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिस पर कई गैरकानूनी गतिविधियां संचालित करने का आरोप है और ये मुख्यतया जो सीएए विरोधी दंगे थे उसमें सीधे तौर पर संलिप्त पाया गया था। सीएए विरोध के लिए जो दंगे किए गए थे उसके लिए जो फंडिंग आई थी उसे पीएफआई ने ही मुहैया कराया था और ये केरल का एक कुख्यात संगठन है जिसके ऊपर बहुत सारे केस पहले से चल रहे हैं। आपको बता दूं, लखनऊ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों की पहचान पीएफआई अध्यक्ष वसीम अहमद, कोषाध्यक्ष नदीम, मंडल अध्यक्ष अशफाक के रूप में हुई थी और इसके साथ ही पुलिस ने ये दावा किया था कि लखनऊ में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा का मास्टरमाइंड यही संगठन था। तो दोस्तों, आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या विचार है और इसे जानने के बाद क्या अब आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद इस देश में अगला प्रधानमंत्री केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को ही होना चाहिए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। धन्यवाद। जय हिंद। ना भूलें अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।